बच्चों, आदर्श प्रश्न पत्र का भाग 4 हम अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम सभी 4-4 अंक के प्रश्नों को अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न, असंग जनन यानी एपोमेक्सिस को स्पष्ट करते हुए इसके 2 महत्व लिखिए। असंग जनन आप जानते हैं, पौधों में अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। इसमें बिना निषेचन के ही भ्रूण का निर्माण होता है बच्चों। इस प्रक्रिया में भ्रूण का विकास युग्मकों के संलयन के बिना ही होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, बनने वाले बीज आनुवंशिक रूप से बिल्कुल मात्र पौधे के समान होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए नींबू और आम। इसका क्या महत्व लिख सकते हैं बच्चों? तो सबसे पहला महत्व लिख सकते हैं, यह संकर ओज बनाए रखने में मदद करता है। अर्थात यदि कोई संकर किस्म है और असंग जनन विधि से वह उत्पन्न हुई है बच्चों, तो इससे उत्पन्न होने वाले सभी बीज आनुवंशिक रूप से मात्र पौधे के समान होंगे। मतलब जैसे मदर प्लांट है, वैसे ही दूसरी संततियां भी होगी। यदि ऐसी स्थिति है तो आपको बार बार नए बीज को खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी और ऐसे बीजों से जितने भी फसल लगाएंगे वे मात्र पौधे के समान समान गुणों वाले होंगे। दूसरा महत्व लिख सकते हैं, यह कुछ पौधों में बीज उत्पादन को सरल बनाता है बच्चों। इसका अथवा वाला प्रश्न देखें, आवृतबीजी पौधों में होने वाले निषेचन को दोहरा निषेचन क्यों कहा जाता है? इसमें निहित कोशिकाओं की सूत्र गुणता लिखिए। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, आवृतबीजियों के भ्रूण कोश के अंदर पराग नलिका के द्वारा 2 नर केंद्रक मुक्त किए जाते हैं बच्चों। इनमें से एक नर केंद्रक जो होता है वह अंड कोशिका से मिलकर निषेचन करता है, इसको सिनगेमी कहते हैं, जिससे जायगोट का निर्माण होता है। दूसरा जो नर युग्मक होता है वह द्वितीय केंद्रक या 2 ध्रुवीय केंद्रकों से निषेचन करता है। चूंकि यहाँ पर 2 मादा केंद्रक और एक नर केंद्रक का संलयन होता है, अतः इस घटना को त्रिक संलयन या ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। इस तरह यहाँ पर भ्रूण कोश में 2 अलग अलग जगह पर निषेचन हुआ है, इसीलिए इसको दोहरा निषेचन कहते हैं। अब इसमें सम्मिलित कोशिकाओं की सूत्र गुणता यानी गुणसूत्र की स्थिति को देखें तो आप देखेंगे नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों अगुणित होते हैं बच्चों। ध्रुवीय जो केंद्रक होते हैं वह भी प्रारंभ में अगुणित होते हैं। द्वितीय केंद्रक चूंकि बाद में 2 ध्रुवीय केंद्रकों के मिलने से बनते हैं, अतः यह द्विगुणित होते हैं बच्चों। युग्मन यानी जायगोट जो होता है वह भी द्विगुणित होता है और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक त्रिगुणित होता है। अब अगला प्रश्न देखिए बच्चों, ग्रिफिथ ने आनुवंशिकी में रूपांतरण सिद्धांत किस प्रकार प्रमाणित किया? चित्र सहित स्पष्ट कीजिए। ग्रिफिथ ने सन 1928 में स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया के ऊपर प्रयोग किए थे बच्चों। इस बैक्टीरिया में 2 प्रभेद होते हैं, एक एस थर्ड और एक आर सेकेंड। एस थर्ड जो घातक बैक्टीरिया है और आर सेकेंड जो कि घातक नहीं है, इनको लेकर 4 प्रयोग किए थे। तो आपको चित्र में दिख रहा है, यदि पहले प्रयोग में एस थर्ड जो घातक प्रभेद है उसको चूहे में प्रवेश करवा दिया जाता है, तो इसकी वजह से चूहे में निमोनिया बीमारी होती है और चूहे की मृत्यु हो जाती है। दूसरे प्रयोग में आर सेकेंड लिया बच्चों, जो कि अघातक है, यह बीमारी नहीं फैलाता। इसको यदि हम चूहे में इंजेक्ट करते हैं तो चूहे को बीमारी नहीं होती और वो जीवित बना रहता है। तीसरे प्रयोग में एस थर्ड घातक को गर्म करके उसको मार करके उसको जब हमने चूहे में प्रवेश करवाया तो इससे चूँकि यह बैक्टीरिया मर गया था, इसलिए चूहे में बीमारी नहीं हुई और चूहा जीवित रहा। चौथे प्रयोग में क्या किया बच्चों, दोनों जीवित वाली दशाओं को लिया। जीवित दशाओं में देखें तो क्या है, आर सेकेंड जो अघातक है उसको जीवित दशा में लिया और एस थर्ड को गर्म करके मार कर एक मिक्सर बनाया। मिश्रण को आपने देखा जब एक चूहे में प्रवेश करवाया गया तब चूहा मर गया, यही उसके लिए आश्चर्य का विषय था। जब इनको पृथक पृथक प्रवेश करवाया तो चूहे जीवित थे, किंतु जब इनको मिश्रित अवस्था में भेजा तो चूहा मर गया। जब इसमें रक्त में परीक्षण किया गया तो चूहे में एस थर्ड और आर सेकेंड दोनों जीवित मिल गए बच्चों। तो यहाँ पर ग्रिफिथ ने एक निष्कर्ष निकाला कि एस थर्ड के अंदर कोई ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो आर सेकेंड में प्रवेश कर जाता है और आर सेकेंड के रूप को बदल देता है, जिसकी वजह से आर प्रभेद जो होता है वो विषैला और घातक हो जाता है और उससे चूहे की मृत्यु हो जाती है। यह प्रयोग यह दर्शाता है कि आनुवंशिकी सामग्री एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित हो सकती है, भले ही वह डीएनए हो या आरएनए हो। इसको बाद में एवेरी, मैकलियॉड और मैककॉर्टी ने डीएनए के रूप में पहचाना। अगले प्रश्न को देखें, VNTR का पूरा नाम लिखिए तथा डीएनए अंगुली छापन में इसकी भूमिका लिखिए। VNTR का पूरा नाम वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स है बच्चों, परिवर्तनीय संख्या में अग्रानुक्रम दोहराव।
और डीएनए अंगुली छापन में यह एक महत्वपूर्ण आनुवंशिक मार्कर के रूप में काम करता है, क्योंकि हर व्यक्ति में इन रिपीटर्स की संख्या अलग अलग होती है बच्चों। डीएनए के ये रिपीट क्रम होते हैं, इनकी संख्या अलग अलग होती है, जिससे हर व्यक्ति एक अद्वितीय यानी कि यूनिक डीएनए पैटर्न बनाता है, जो फॉरेंसिक साइंस और पितृत्व के परीक्षण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसकी भूमिका को देखें। पहला, विशिष्टता। प्रत्येक व्यक्ति के VNTR पैटर्न बहुत यूनिक होते हैं, अलग होते हैं, जो उन्हें उंगलियों के निशान की तरह ही व्यक्तिगत पहचान के लिए विशिष्ट बना देते हैं। दूसरा, वंशागति। VNTR एलील्स माता पिता से बच्चों में जाते हैं, जिससे पितृत्व और पारिवारिक संबंधों को स्थापित करने में मदद मिलती है बच्चों। अब प्रश्न क्रमांक 19 देखेंगे बच्चों। प्रतिरक्षा किसे कहते हैं? सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा में कोई 4 अंतर लिखिए। तो प्रतिरक्षा का मतलब क्या है बच्चों? यह शरीर की एक ऐसी क्षमता है जिससे वह बाहर से आने वाले रोगाणुओं और अन्य हानिकारक पदार्थों को पहचान कर उनको नष्ट करती है और शरीर को रोगों से बचाती है। यह हमारी सुरक्षा प्रणाली का एक हिस्सा है। ठीक है। अब सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर देखें। तो सक्रिय प्रतिरक्षा का मतलब क्या होता है बच्चों? जब शरीर खुद सक्रियता से भाग लेकर शरीर को रोगाणुओं से बचाता है। और निष्क्रिय प्रतिरक्षा मतलब जब शरीर रोगाणुओं से लड़ने में खुद सक्षम नहीं है, तब बाहर से सुरक्षा ली जाएगी। ठीक है। अंतर देखें तो पहला अंतर, इसमें शरीर स्वयं एंटीबॉडी बनाता है और दूसरे में बाहर से तैयार एंटीबॉडी दी जाती है। दूसरा अंतर देखें, यह प्रभाव दिखाने में समय लेती है, मतलब क्योंकि इसका विकास धीरे धीरे होता है इसलिए प्रभाव दिखाने में समय लेती है। और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में यह तुरंत राहत प्रदान करती है, क्योंकि एंटीबॉडी परिपक्व एंटीबॉडी मिलता है इसलिए यह तुरंत प्रभाव देती है। तीसरा, यह लंबे समय तक शरीर में बनी रहती है। और इधर क्या लिखेंगे? यह कम समय के लिए होती है। चौथा अंतर देखें, यह शरीर के लिए हानिकारक नहीं होती। और इधर क्या लिखेंगे? यह कभी कभी शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है। इसका उदाहरण क्या है बच्चों? टीकाकरण। जैसे बच्चों का जब जन्म होता है, जो टीके लगवाए जाते हैं उससे सक्रिय प्रतिरक्षा का विकास होता है, जबकि टेटेनस का इंजेक्शन लगवाना या रेबीज का इंजेक्शन लगवाना यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा का एक उदाहरण है बच्चों। इसके अथवा में एक प्रश्न पूछा गया था, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र को केवल चित्र के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों एक चित्र मैंने शो किया है यहाँ पर, जिसमें प्लाज्मोडियम जो कि एक स्पोरोजोन प्रोटिस्ट होता है और इसके 2 परजीवी होते हैं बच्चों, एक मादा एनाफिलीज मच्छर होता है और दूसरा मानव होता है। तो मच्छर में यह लैंगिक चक्र को चलाता है बच्चों और मानव में यह अलैंगिक चक्र के द्वारा गुणन करता है। तो हम देखें यहाँ पर ये जो चित्र दिख रहा है बच्चों, इसमें यह वाला जो भाग है ये मच्छर की लार ग्रंथियों को प्रदर्शित कर रहा है और लार में हम ये मान रहे हैं कि प्लाज्मोडियम के बहुत ज़्यादा स्पोरोजोआ एकत्रित हैं। जैसे ही कोई मादा एनाफिलीज मच्छर मानव को काटती है तो उसकी सुंडिका की सहायता से लार के द्वारा ये स्पोरोजोइट को रक्त में छोड़ देती है। अब रक्त में जाने के बाद में यह रक्त से सीधे पहले बेटा यकृत में जाता है, वहाँ तेजी से संख्या में बढ़ता है। संख्या में बढ़ने के पश्चात पुनः यह इसी साइकिल को बनाता है। तो इसको अपन बोलते हैं साइजोगोनी इन लीवर सेल्स, यकृत में साइजोगोनी। तो यकृत में जब ये पर्याप्त मात्रा में बन जाते हैं, जब यह यकृत में संख्या में पर्याप्त मात्रा में बन जाता है, तब यहाँ से मुक्त होने के बाद यह आरबीसी पर संक्रमण करता है बच्चों और एरिथ्रोसाइटिक साइकिल को चालू करता है। इसमें एक स्पोरोजोइड जब एक आरबीसी को संक्रमित करता है तो यह आगे रिंग स्टेज, अमीबी प्रावस्था, साइजॉन अवस्था को प्रदर्शित करता है, जिसमें एक स्पोरोजोइड से बहुत सारे नए स्पोरोजोइड बन जाते हैं। जैसे स्पोरोजोइड परिपक्व हो जाते हैं वैसे आरबीसी बस्ट हो जाती है बच्चों। और बस्ट हुए आरबीसी से पुनः जो स्पोरोजोइड निकलते हैं, या तो ये पुनः एरिथ्रोसाइटिक साइकिल चलाते हैं, या जब कोई मादा एनाफिलीज मच्छर रक्त को चूसती है तो इसके स्पोरोजोइड 2 तरह के होते हैं, माइक्रोगैमिट और मेगागैमिट। तो ये जो गैमिट होते हैं उसके आहार नाल में चले जाते हैं और यह नर युग्मक की तरह और यह मादा युग्मक की तरह कार्य करता है। दोनों में संलयन हो जाता है, मतलब निषेचन हो जाता है बच्चों। तो मच्छर की आंत में निषेचन के बाद जायगोट का निर्माण होता है। जायगोट जो होता है बच्चों, यह अमाशय की दीवार से जाकर जुड़ जाता है, अमाशय की दीवार में जाकर स्थापित हो जाता है और एक सिस्ट का निर्माण करता है, फूटी का निर्माण करता है और पुनः यहाँ पर विभाजन के द्वारा बहुत सारे स्पोरोजोइड बनाता है। यह स्पोरोजोइड यहाँ से मुक्त होकर पुनः उसकी लार ग्रंथि में जाकर एकत्रित हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार यहाँ पर अलैंगिक चक्र चल रहा है पूरा और मच्छर में लैंगिक चक्र चलता है बच्चों। अब हम अगला पार्ट देखेंगे। इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को चित्र सहित समझाइए। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है बच्चों? यह डीएनए खंडों को उनके आकार के आधार पर अलग करने की एक तकनीक है।
ध्यान रखना, मैंने आकार के आधार पर इसको हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता रहता है। डीएनए ऋणावेशित होता है क्योंकि उसके अंदर फॉस्फेट समूह होता है, इसीलिए इसे विद्युत क्षेत्र के माध्यम से एगारोस जेल पर एनोड की ओर भेजा जा सकता है बच्चों। तो इसकी हम प्रक्रिया को देखें यदि, सबसे पहला जेल का निर्माण। समुद्री शैवाल से प्राप्त एगारोस नामक प्राकृतिक बहुलक जो होता है उससे जेल बनाया जाता है बच्चों। यह जालीदार मैट्रिक्स की तरह कार्य करता है। तो जब जेल प्लेट आप बना लें इस तरह से, उसके बाद क्या करेंगे, इसके एक सिरे पर आप ऐसे कूप बना दें। उसके भीतर क्या करेंगे, आप डीएनए के खंडों को जेल के कूप के अंदर आपको डालना है, नमूनों को यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखें तीसरा जो भाग है, विद्युत धारा प्रवाहित करना है बच्चों। यहाँ पर हम ऋण इलेक्ट्रोड लगाएंगे और यहाँ पर हम धन इलेक्ट्रोड लगाएंगे, ठीक है। तो दोनों इलेक्ट्रोड स्थापित करने के पश्चात जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चूंकि डीएनए बच्चों ऋणावेशित होता है, इसीलिए यह धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर मतलब एनोड की ओर गति करेगा। अगला पृथक्करण। चूंकि डीएनए के खंड छोटे बड़े होते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद में जब दोनों डीएनए खंड, छोटे और बड़े डीएनए खंड गति करने लगते हैं, छोटे डीएनए खंड जल्दी गति करते हैं और बड़े डीएनए खंड धीमी गति से आगे बढ़ते हैं। अगला भाग है दृश्यमान बनाना। तो डीएनए रंगहीन है बच्चों, इसीलिए क्या करते हैं हम इसके ऊपर, इसीलिए इसको हम इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित करते हैं और फिर इसको पराबैंगनी प्रकाश की ओर रख के देखते हैं तो ये नारंगी रंग के बैंड दिखाई देते हैं बच्चों। उपयोग में क्या लिख सकते हैं बच्चों, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जैसे जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों में डीएनए खंडों को अलग करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक का उपयोग किया जाता है। अब अगला प्रश्न देखिए आप, 8वां प्रश्न है, क्लोनिंग संवाहक किसे कहते हैं। संवाहक की कोई 4 विशेषता लिखिए। क्लोनिंग संवाहक ऐसा डीएनए अणु होता है जो बाहरी डीएनए से जुड़कर उसको पोषक कोशिका में ले जाता है और उस बाहरी डीएनए की कई प्रतियां बनाने में उसको मदद करता है, उसको क्लोन करने में मदद करता है। इसी को हम क्लोनिंग संवाहक कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है बच्चों, तो पहली विशेषता देखें, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इसको हम ऑरी भी कहते हैं बच्चों। तो क्लोनिंग संवाहक में एक विशेष डीएनए अनुक्रम होता है जो पोषक कोशिका के अंदर संवाहक की प्रतिकृति को शुरू करता है, ठीक है। तो प्रतिकृति की उत्पत्ति वाला स्थान होना जरूरी है। दूसरा, चयनात्मक मार्कर या सेलेक्टेबल मार्कर। तो क्लोनिंग संवाहक में एक या अधिक एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन होते हैं जो रूपांतरित और अरूपांतरित कोशिका को छांटने में मदद करता है बच्चों। उसी को हम चयनात्मक मार्कर या सिलेक्टेबल मार्कर कहते हैं। अगला, क्लोनिंग स्थल। तो बच्चों, क्लोनिंग संवाहक में ऐसे विशिष्ट स्थान होने चाहिए जहां प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए को काट सके ताकि वहां पर आप क्या करें, बाहरी डीएनए या विदेशी डीएनए को जोड़ सकें, ठीक है। तो ऐसे सभी स्थानों को हम क्या बोलेंगे, क्लोनिंग स्थल। और चौथा, आकार में छोटा होना चाहिए। तो क्लोनिंग संवाहक कैसा होना चाहिए, आकार में छोटा। तो संवाहक जितना छोटा होगा पोषक कोशिका में उतनी आसानी से प्रवेश करवाया जा सकता है बच्चों। इसके उदाहरण है प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज आदि। क्लोनिंग संवाहक की विशेषताओं में पहला, प्रतिकृति की उत्पत्ति स्थल होना चाहिए। दूसरा, उसमें चयनात्मक मार्कर होना चाहिए। तीसरा, क्लोनिंग स्थल होना चाहिए। और चौथा, यह आकार में छोटा होना चाहिए, ठीक है। आपके सिलेबस में एक चित्र भी दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। यह PBR 322 का है। ई कोलाई बैक्टीरिया में PBR 322 का यह चित्र है बच्चों, जो कि एक अच्छा क्लोनिंग संवाहक माना जाता है। आप देख रहे हैं इसमें ओरी है, ये है ना, यह प्रतिकृति इनका उद्गम स्थल है। दूसरा, यहाँ पर एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन, ये दोनों सेलेक्टेबल मार्कर के उदाहरण है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा ये जितने भी है PST फर्स्ट, PVU फर्स्ट, ECO R1, ये सारे क्या है, क्लोनिंग स्थल है बच्चों।